इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 आज हम टॉपिक ले रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने के लिए हमने यहाँ पे 4 रेसिस्टर्स ले लिए हैं, रेसिस्टेंस है हमारे पास, और एक गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस दिस जंक्शन एंड दिस जंक्शन। ये 4 रेसिस्टर्स जो हैं ये अलग अलग आर्म्स में, स्क्वायर के अलग आर्म्स में कनेक्टेड हैं एंड दे आर मेकिंग अ काइंड ऑफ ब्रिज। सो हम इसके लिए एक कंडीशन हम स्टेट करते हैं, और वो कंडीशन कहती है कि इफ़ द 4 रेसिस्टर्स P, Q, R, S they are arranged in such a way that they are making the 4 arms of a square and a galvanometer is connected across the 2 junction, then if you have a condition P by Q is equal to R by S satisfied, then the galvanometer current will be 0. That means the no current will flow through the galvanometer. तो अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी P by Q जो है वो R by S के इक्वल हो जाए, तो फिर हमारे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि IG 0 हो जाएगा। सो सिर्फ IG 0 कब हो रहा है? जब आपके पास ये बैलेंस कंडीशन, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड ब्रिज। ये एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया और ये कंडीशन हो गई उस ब्रिज को बैलेंस करने की, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपका गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये हो गया था स्टेटमेंट। अब हम कोशिश करते हैं इसे प्रूव करने की। तो यहाँ मैंने एक EMF सोर्स मान लिया है। अब पहले हम यहाँ करंट की डायरेक्शंस भी डिसाइड कर लेते हैं और उनको लूप भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो लेट अस से यहाँ इनिशियल करंट I था, लेकिन जब आर्म में करंट डिवाइड हुआ तो इस साइड करंट हो गया I1 और इस साइड के करंट को आप ले लीजिए I(2). इस लूप की डायरेक्शन हम ये कंसिडर कर लेते हैं, इस लूप की डायरेक्शन भी हम ये कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ I2 था, IG करंट इधर चला गया है, तो रिमेनिंग आर्म में करंट बचा I2 माइनस I(G). सेम वे यहाँ पर आपके पास I1 आया था इस जंक्शन में, उधर से IG आ रहा है, तो इस आर्म में जो करंट हो गया I1 प्लस I(G). ये करंट हमारे पास आ जाते हैं। और अब हम इन सभी दोनों लूप्स के लिए, लूप 1 एंड लूप 2 के लिए, दोनों के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं एंड देखते हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ लूप 1। तो लूप 1 में क्या हमारे पास सिमिलर आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, वो देखते हैं। I2 की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो P प्लस लेंगे। IG की डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन ये भी सेम है, तो इसको भी हम प्लस ले लेंगे। और लेकिन यहाँ I1 की डायरेक्शन जो है वो R के लिए अपोजिट है, तो उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। तो पहली इक्वेशन मेरी बन जाती है I2P प्लस IG कैपिटल G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस। तो यहाँ कैपिटल G मैंने गैल्वेनोमीटर को शो किया, लेकिन यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस उसे शो कर रहे हैं। एंड आ गया -1 ऑफ R इज इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड लूप लेते हैं, सेकेंड लूप की इक्वेशन देख लेते हैं। सेकेंड लूप में क्या क्या प्लस होगा। सो ये दोनों, ये डायरेक्शन सेम है, प्लस हो गई, लेकिन ये अपोजिट है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी IG वाला भी पार्ट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ की इक्वेशन भी हम बना लेते हैं, और यहाँ की इक्वेशन बनेगी I2 माइनस IG इंटू Q, I2 माइनस IG इंटू Q। ये एक इक्वेशन ले लिया हमने। और दूसरे में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन थी, यहाँ पे S के साथ जो थी डायरेक्शन अपोजिट थी, तो ये हमारे पास आ गया I1 प्लस I(G) इंटू S। और जो लास्ट जो था हमारे पास IG इंटू कैपिटल ऑफ G, वो भी हमारा नेगेटिव था। तो ये जो डायरेक्शन थी ये भी हमारी नेगेटिव जाती है, और ये घूमकर वापस आएगी, तो ये अपोजिट जा रही है। तो इसको भी हमने नेगेटिव लिया। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। लेकिन अब हम इसमें अजम्पशन लेते हैं कि इफ़ सपोज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज़ 0, तो इफ़ योर IG इज़ 0, सो वील ट्राई टू चेक कि अगर IG 0 है तो क्या वो जो कंडीशन हमारे को दे रखी थी वो आती है। यानी कि स्टेटमेंट कहता है कि इफ़ दिस इज़ द कंडीशन यू विल गेट IG 0। हम रिवर्स मानते हैं, हम मानते हैं कि IG को 0 करते हैं तो वेदर विल गेट द सेम कंडीशन और नॉट। तो हम IG को यहाँ पर 0 कर रहे हैं सर्किट के अंदर। तो अब देखेंगे जो जो टर्म में के साथ IG था वो कैंसिल हो जाती हैं, और आपके पास इक्वेशन 1 जो थी वो रिड्यूस हो गई। I2P माइनस I1 ऑफ R इज इक्वल टू 0। सेम दूसरी वाली जो इक्वेशन थी वो भी रिड्यूस हो गई। ये हो गया I2Q, क्योंकि IG तो 0 हो गया तो 0, दिस विल ऑल्सो IG 0 हो चुका है 0, S यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा I1 ऑफ S, और ये भी 0 तो इक्वल टू ये भी 0। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो हम इसको रीअरेंज करें तो वी कैन टेक दिस I1 वाले पार्ट जो माइनस थे वो इक्वल टू के अदर साइड लेके जा सकते हैं, और दोनों इक्वेशंस को हम रेशो ले सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर I2P
is equal to I1 of R and I2Q is equal to I1 of S. On dividing this is your first and this is your second, 1/2 हमने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया. What you will get? P/Q is equal to R/S. तो ये कंडीशन आपके पास आ गई है, क्योंकि I2 कैंसिल हो जाएगा, I1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बैलेंस स्टेट की कंडीशन आ गई. हैंस वी प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया है कि अगर IG 0 होता है तो फिर आपके पास ये कंडीशन आएगी. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन IG विल बी 0. तो वाइस वर्सा बोल रहे हैं हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रूव किया और व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर प्रूव हो जाता है. नाउ विल चेक अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. First, let us try to understand what do you mean by the sensitivity of the galvanometer. galvanometer को वो sensitive कब बोलते हैं? galvanometer तब sensitive है जब उसमें अगर हल्का सा भी resistance variation आ रहा है तो इसका जो galvanometer है वो एक large deflection शो कर दे. यानी हम ये कह सकते हैं कि the bridge is said to be sensitive if it shows large deflection फॉर अ स्मॉल चेंज इन रेसिस्टेंस इन द सर्किट. तो सर्किट के अंदर अगर हल्का सा भी वेरिएशन हमने रेसिस्टेंस को दिया है तो गैल्वेनोमीटर बड़ा डिफ्लेक्शन शो करता है, तो देन इट इज़ सेंसिटिव. तो फर्स्ट कंडीशन है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए कि व्हेन ऑल द 4 रेसिस्टेंसेज आर ऑफ द सेम ऑर्डर. तो जो 4 आर्म्स में आपने रेसिस्टेंस यूज़ किए PQRS, उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए. यानी कि अगर एक रेसिस्टेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रेसिस्टेंस तो आपने मिली ओम्स में ले लिया और बाकी जो रेसिस्टेंस है वो आप किलो ओम्स में ले रहे हो, तो ये वेरिएशन नहीं आना चाहिए. अगर एक रेसिस्टेंस आप 80 ओम ले रहे हो, दूसरा 100 ले रहे हो, तो यानी कि अप्रॉक्स होना चाहिए, क्लोज बाय होनी चाहिए. उनकी रेंज जो है, उनका जो ऑर्डर है वो आपका सेम होना चाहिए. किलो में ले रहे हो तो सभी किलो में होने चाहिए. 10⁻⁶ में ले रहे हो, मेगा में ले रहे हो तो सभी मेगा रेंज के होने चाहिए. तो आपके जो उनका जो वैल्यूज़ हैं वो नियर बाय होंगी, तो इट विल गिव यू द एक्यूरेट वैल्यू. दूसरा कहलाता है कि रिलेटिव पोजीशनिंग ऑफ द बैटरी. बैटरी को आप किस तरीके से अरेंज करें कि आपके पास बेस्ट और गैल्वेनोमीटर वैल्यू आए. सो यहाँ पर 2 अरेंजमेंट हो सकती हैं बैटरी और गैल्वेनोमीटर को लेकर. लेट अस सी वन बाय वन. लेट अस सी फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन कहती है कि अगर आपने PQRS रेसिस्टेंसेस हमारे पास थे, जिसमें से एक अननोन था Q, और Q आपके पास अगर अननोन है तो हम बैटरी को इस अरेंजमेंट के अंदर हम बैटरी को ऐसे कनेक्ट करें, ऐसे रेसिस्टेंसेस के अक्रॉस कनेक्ट करें कि Q के जो सीरीज़ वाला रेसिस्टेंस है वो ग्रेटर हो एज़ कम्पेयर टू द Q के पैरेलल वाले रेसिस्टेंस से. अगर जैसे मान लीजिए Q के यहाँ पर ये पैरेलल में एक रेसिस्टेंस है S और P यहाँ पर है सीरीज़ में, Q के सीरीज़ में है, तो कहने का मतलब ये कि हम बैटरी को ऐसे कनेक्ट करें कि Q के जो सीरीज़ वाला रेसिस्टेंस है, ये सीरीज़ वाला रेसिस्टेंस ये बड़ा हो. इन केस अगर हमारा Q का ये वाला रेसिस्टेंस बड़ा होता यानी S बड़ा होता, तो फिर हम बैटरी को यहाँ और यहाँ कनेक्ट करते, इस AB के अक्रॉस कनेक्ट कर देते. तो हमसे कहा जाता है, इसको A कह देते हैं, इसको जंक्शन को B कह देते हैं. तो हम AB के अक्रॉस तब कनेक्ट करते जब अगर आपका सीरीज़ वाला यानी S आपका बड़ा हो जाता, तो फिर आप बैटरी कनेक्ट कर देते B और A के बीच में. अभी हमने माना है कि P जो है ग्रेटर देन S है, S से भी बड़ा है और वो Q से तो बड़ा है ही है. यानी कि जो Q से जो अननोन रेसिस्टेंस है वो सीरीज़ का वाला रेसिस्टेंस उससे Q से तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन वो S से भी बड़ा होगा. तो अगर वो S से बड़ा है, सीरीज़ वाले से बड़ा है, तो फिर गैल्वेनोमीटर, तो ये सर्किट जो है आपके लिए और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है. सो हमें बैटरी को कनेक्ट करने से पहले सिर्फ ये चेक करना है कि Q जो कि अननोन है उसके कौन सी साइड वाला रेसिस्टेंस बड़ा है. जिस साइड वाला आपको रेसिस्टेंस बड़ा लग रहा हो, यानी किसी सीरीज़ वाला रेसिस्टेंस, ये अभी ये पैरेलल है क्योंकि यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, लेकिन अगर ये वाला इस साइड वाला रेसिस्टेंस बड़ा होता तो फिर आप यहाँ कनेक्ट करते, तो तब ये S सीरीज़ बन जाता, अभी ये पैरेलल है, तो यहाँ पे हमने माना है कि P इज़ ग्रेटर देन S. तो अगर P बड़ा है S से, तो इसीलिए P वाली साइड पे हमने बैटरी को कनेक्ट किया है. तो ये देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज जो है बहुत ही क्लियर बता रही है. द बैटरी शुड बी सो कनेक्टेड दैट द रेसिस्टेंस इन सीरीज़ विद द रेसिस्टेंस टू बी मेजर्ड, यानी अननोन रेसिस्टेंस के सीरीज़ में जो रेसिस्टेंस है इज़ ग्रेटर देन द रेसिस्टेंस इन पैरेलल. तो पैरेलल के कंपैरिजन में सीरीज़ वाला रेसिस्टेंस बड़ा होना चाहिए. नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. नाउ अगेन इन
कनेक्टिंग दी बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर में से किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। तो इन केस अगर आपकी बैटरी का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, गैल्वेनोमीटर से बैटरी का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है, तो आपको बैटरी ऐसी जगह कनेक्ट करनी होगी जहाँ पर दोनों पैरेलल रेसिस्टेंसेस का जंक्शन जो है वो हायर हो। यानी कि ये P था, ये Q था, ये R था और S था, और मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि P और R ये हायर रेसिस्टेंसेस हैं। तो जो जंक्शन यहाँ वाला हुआ, A वाला जंक्शन जो हुआ वो हाई रेसिस्टेंसेस का जंक्शन हो गया। अब इस हाई रेसिस्टेंसेस के जंक्शन में हमने उस डिवाइस को कनेक्ट करना है बैटरी और गैल्वेनोमीटर में से जिनका खुद का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो। यानी कि अगर बैटरी का रेसिस्टेंस हैव हायर, सॉरी मैं इसे रीड करती हूँ दोबारा से, आउट ऑफ द बैटरी and galvanometer, ये G stands for galvanometer, one having higher resistance to be connected between the junction of two higher resistances। तो ये दोनों अगर हाई थी, इनका जंक्शन हायर रेसिस्टेंस हो गया, तो हमें अगर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हाई है तो हम इस A और B के बीच में हाई टू लो रेसिस्टेंस जंक्शन के बीच में हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे। अगर आपका बैटरी का रेसिस्टेंस हाई है तो फिर आप इस A और B के बीच में आप बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। तो राइट नाउ मैंने अंडरलाइन किया था बैटरी, तो मैं अगर अज्यूम करती हूँ कि योर बैटरी इज़ हैविंग अ ग्रेटर रेसिस्टेंस देन दी गैल्वेनोमीटर, तो फिर आप A और B के क्रॉस क्या कनेक्ट कर देंगे, आप बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ये तब है। और अगर उल्टा होता कि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हाई होता तो फिर हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते और दूसरे दो जंक्शंस के अलोंग हम बैटरी कनेक्ट कर देते। तो रिमेंबर, इसको याद रखने का आसान तरीका यह है कि हायर टू बी एट वन एंड, तो जो भी चीज़ें हाई हैं वो सब एक जगह पे ले आओ। P और R दोनों हाई थे, उनका जंक्शन ये बन गया, तो जो हाई है मतलब कौन सा, बैटरी या गैल्वेनोमीटर से जो हाई है उस हाई को भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। तो ऑल हाई वैल्यूज़ एट सेम एंड। सो ये दूसरा तरीका है समझने का। नाउ विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। The practical application of Wheatstone bridge is called as meter bridge, या फिर हम इसे बोलते हैं slide wire bridge। ये इसकी practical application है। So लिखा भी हुआ है practical application of Wheatstone bridge। कहाँ काम आता है ये, टू कैलकुलेट द अननोन रेसिस्टेंस। सो अगर हमें सर्किट के अंदर कोई अननोन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो ये हम मेथड यूज़ करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, या इसको मीटर ब्रिज भी बोल देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लैब में इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है। और अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ कोरोना इज़ देयर, तो अभी तो लैब्स और स्कूल सब बंद हैं। ये प्रैक्टिकल कोशिश करेंगे कि जब स्कूल्स ओपन होंगे तो मैं इसका भी एक प्रैक्टिकल्स का भी वीडियोस बना के अपलोड करूँगी। बट अभी के लिए फ़िलहाल हम यही समझते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड है और इसकी वर्किंग क्या है। प्रैक्टिकल पार्ट हम तब देखेंगे, लेकिन वर्किंग पार्ट जो है वो हम अभी समझ लेते हैं। तो प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन हम दोनों डिसाइड करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसके मुताबिक P/Q इज इक्वल टू R/S। और अगर ऐसा हुआ तो ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। और अगर ब्रिज बैलेंस है देन नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो ये स्टेटमेंट है जो हमने प्रिंसिपल की बता दी है। अच्छा, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ये कैसे, एक्चुअली ये डिवाइस है तो सेटअप है जिसका आपसे पूरा प्रॉपर वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल की फॉर्म में पूछा जाता है। क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा तो इस तरीके से स्टेट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द स्लाइड वायर ब्रिज। सो ऐसा 3 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन जैसा भी वो देते हैं उसमें पूछा जाता है। तो आप हर एक चीज़ को, क्योंकि पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, तो उनको हर एक को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करें। तो यहाँ प्रिंसिपल मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। तो कंस्ट्रक्शन में यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट, जस्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आप डायग्राम बनाओ। और डायग्राम, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया स्लाइड वायर ब्रिज एक्चुअली दिखता कैसा है। तो ये सेटअप अगर एक्चुअल में हमारे पास आएगा स्लाइड वायर ब्रिज तो मैं तब भी दिखाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल सिर्फ देखते हैं। क्या होता है, एक वुडन बोर्ड होता है और बोर्ड के ऊपर यहाँ इस तरीके की वुडन क्लिप्स लगी होती हैं और यहाँ पर एक गैप होता है, फिर यहाँ पर भी एक स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। ये वुडन स्ट्रिप्स नहीं है, वुडन तो नीचे का बेस बोर्ड है, ये कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। ब्रॉड जो मैंने दिखाई हैं, इसको अगर मैं अलग कलर से दिखा दूँ तो ये जो हैं, ये ऑरेंज कलर में, ये जो है ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं। तो मैंने इसको कॉपर स्ट्रिप्स लगाया
ब्रॉड कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती हैं यहाँ पर ये। तो ये जो ब्रॉड कॉपर स्ट्रिप्स हैं इनके बीच में कुछ गैप होता है, यहाँ पर भी कुछ गैप होता है। तो जो एक गैप है इसके क्रॉस हम कनेक्ट करते हैं। जैसे एक साइड मैंने यहाँ पे कनेक्शन में दिखाया है रेसिस्टेंस बॉक्स, दूसरी साइड जो है हमने एक अननोन रेसिस्टेंस जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हमने कनेक्ट कर दिया है। और ए और बी इसके दो टर्मिनल्स हैं, ए और सी मैंने मान लिया है। तो ए और सी टर्मिनल्स हैं और ए और सी के क्रॉस हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो एक साइड आपका पॉजिटिव आ रहा है, एक साइड नेगेटिव आ रहा है। अभी तक तो ओपन सर्किट दिखाया है, बट वाइल करंट की डायरेक्शन लेते हुए हम इसमें क्लोज सर्किट दिखा देंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर एक ये लेंथ ऑफ द वायर है, 1 मीटर वायर जो है, जो भी कौन सी मैग्नीन वायर या निक्रोम वायर हम इसमें कनेक्ट, मोस्टली हम मैग्नीन यूज़ करते हैं या कॉन्स्टेंटिन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एलॉयज़ हैं। और एलॉयज़ को क्यों प्रेफर किया जाता है वो आपको पता है। एलॉयज़ की रेसिस्टिविटी हाई होती है और उनके अंदर बहुत कम टेम्परेचर वेरिएशन आता है। तो टेम्परेचर इजीली बढ़ने पर उनका जो रेसिस्टिविटी है या रेसिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, तो इसलिए इजीली चेंज नहीं होता। तो इसीलिए हम उनको प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर ये जो लेंथ इस साइड से दिखा रहे हैं ये बैलेंस लेंथ दिखा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो सेंट्रल वाला नॉब है वहाँ से हम कनेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स को, फिर गैल्वेनोमीटर से, ये जी है ये गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर को फिर जॉकी से, और जॉकी को भी मैं जे से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। यहाँ पर जे स्टैंड्स फॉर जॉकी। जॉकी क्या होता है, एक पॉइंटेड टिप होती है जो हम मेटेलिक होती है और जो हम कहीं पर भी वायर पे टच करके देखते हैं कि क्या डिफ्लेक्शन आ रही है। जैसे ही वो वायर टच करती है गैल्वेनोमीटर का सर्किट कंप्लीट होता है, गैल्वेनोमीटर सर्किट में डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आती है। तो अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही है, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द डिफ्लेक्शन, ब्रिज इज़ नॉट बैलेंस्ड। जैसे ही इस पूरी वायर में कहीं पर आप अलग अलग जगह पे टच करके देखेंगे तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। जब ऐसा पॉइंट आया है तो उस पॉइंट को कहते हैं हम बैलेंस लेंथ, या उस पॉइंट को कहते हैं हम कि अब ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में आ गया है। तो अब ऐसी कंडीशन में होता है तो फिर हमें अब निकालना होगा आगे कि जो अननोन रेसिस्टेंस वायर है उसका हम रेसिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ आप एक अननोन वायर का पीस लेते हैं जिसका आपको रेसिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो लेट अस अप्लाई द कंडीशंस फॉर दी स्लाइड वायर ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अप्लाई करते हैं और वायर के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। कंडीशन फॉर स्लाइड वायर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जो होती है हमारे पास, जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, P/Q इज इक्वल टू R/S होता था। तो R आपके पास है, S आपके पास है, लेकिन P और Q नहीं है। तो हम इससे लेकर यहाँ तक की लेंथ को, A to J तक की लेंथ को हम ले लेते हैं रेसिस्टेंस फॉर P के लिए, और J से लेकर C तक को हम ले लेते हैं Q। तो आपके पास जो चीज़ नॉन है, तो दिस इम्प्लाइज, मैं अब इसमें सीधा फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, R को एज इट इज़ रखेंगे, S को एज इट इज़ रखेंगे, इन प्लेस ऑफ P। P क्या है, रेसिस्टेंस वायर है, तो हमें किसका रेसिस्टेंस लेना है, रेसिस्टेंस ऑफ A to J। तो A to J का रेसिस्टेंस लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, R रेसिस्टेंस आएगा। R रेसिस्टेंस ले रहे हैं आप A से J तक का, ये आपको P रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम ऐसे ही रेसिस्टेंस किस कहाँ से, J से C तक का, वो आपका J to C आपको रेसिस्टेंस शो कर रहा है दूसरी वायर का, मतलब रिमेनिंग पार्ट का। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है रॉ L/A। L यहाँ पे क्या है, L ही है, तो हम L ही रखेंगे। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A रखा। फिर दूसरे नीचे वाले सेक्शन में क्योंकि वायर तो सेम ही है तो रेसिस्टिविटी सेम होगी। लेंथ अब की बार क्या हो गई, 100 - L और A/एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदला वायर का, ना ही वायर की रेसिस्टिविटी बदली, तो ये दोनों ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास बचा L/100 - L। तो R/S इज इक्वल टू L/100 - L। अगेन क्योंकि आपको तो S निकालना था तो हम इसे रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और S इज इक्वल टू आपके पास आ गया L/100 L/L। ये उल्टा कर दिया है हमने, तो ये ऊपर 100 - L चला गया। तो इसका मतलब S किसके बराबर हो गया, 100 - L/L इंटू R। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर कैलकुलेटिंग दी रेसिस्टेंस। इन केस अगर वो आपसे कहें कि नहीं हमें रेसिस्टिविटी भी जैसे एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो रेसिस्टिविटी रॉ निकालनी हो, S का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल रेसिस्टेंस हम शो करते हैं। तो ये मैंने यहाँ भी लिखा था बट फिर भी लिख देते हैं, रॉ L/A ये फॉर्मूला। लेकिन मुझे तो रेसिस्टिविटी चाहिए, तो रेसिस्टिविटी चाहिए तो हम क्या करते हैं, S × A/L लिख देते हैं। S आप कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, और फिर एरिया वायर का लिख दीजिए विच इज़ πr²/L। तो ये हो गया तरीका रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करने का, और ये है क्या, रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का। तो ये एप्लीकेशन पार्ट होते हैं इसके।
और हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके कहीं पर भी इस सर्किट को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना होता है इसमें कि बच्चा क्या करता है, बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं, मैं वो बात करती हूँ। ये पॉजिटिव टर्मिनल लिया आपने, पॉजिटिव टर्मिनल जिस साइड पे कनेक्टेड होता है हम जनरली उस साइड वाली लेंथ को एल बोलते हैं। अब अगर आप ये एल लेते हो तो आपकी और ये थ्रू आउट अपने न्यूमेरिकल्स में भी इस चीज़ को ध्यान रखो और वैसे भी ध्यान रखो, तो गलतियों के चांसेस कम रहते हैं। वैसे ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि जिस साइड ए हो उसी साइड की वायर को आपने लेंथ एल लेना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप इसे 100 माइनस एल ले लेंगे तो जब आप रेशो लोगे तो रेशो करने के टाइम पे आप यहाँ पर आपको ऊपर 100 माइनस एल लिखना पड़ेगा, नीचे एल। अगर बच्चे को ध्यान रहे ये बात और वो उसी हिसाब से कैलकुलेशन करें तो ठीक है, नहीं तो बच्चा क्या करता है, डायरेक्टली फॉर्मूला ये लगाता है और लेंथ मेज़र करने में साइड दूसरी ले लेता है। मतलब वो ये ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे और फॉर्मूला लगा देंगे ये। प्रैक्टिकल में तो मोस्टली वो ये गलतियाँ करते ही करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में उन्हें ये ध्यान नहीं रहता, उन्होंने सीधा प्रैक्टिकल फाइल से ये फॉर्मूला लिखा और ये नहीं देखा कि उन्होंने पॉजिटिव किस तरफ कनेक्ट किया हुआ था, तो किस साइड की वायर को उन्हें ऑब्जर्वेशन करते वक्त किस साइड से उन्होंने लेंथ एल ऑब्जर्व की है। वो सिंपली उसकी टेबल बना के उसके सीधा फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं एंड दे गेट ए रॉन्ग आंसर। सो यही गलतियाँ वो न्यूमेरिकल्स में भी करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम जब न्यूमेरिकल भी सॉल्व करें तो हम पहले डायग्राम बना लें, सो दैट हमारे पास एक क्लियरिटी हो कि हम किस साइड एल ले रहे हैं, किस साइड 100 माइनस एल ले रहे हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसी टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। थैंक यू।